अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्हेटस्टोन मीटर ब्रिज। इसको शॉर्ट में हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। बेसिकली ये व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क पर ही बेस्ड होता है। मतलब व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क जो होता है उसी को यूज़ करके या उसी को अप्लाई करके मीटर ब्रिज बनाया जाता है। अब मीटर ब्रिज देखने में कैसा होता है, तो आइए सबसे पहले तो आप नज़र डालिए उसका जो ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो स्क्रीन पर अब आपको नज़र आ रहा है, तो ये उसका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, इसे आप एक बार पॉज करके बना लीजिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम यानी सेटअप की जो डायग्राम है ये बनाना पड़ेगा। ओके, अब हम इसका जो ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन है उस पर आते हैं। आप देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मीटर ब्रिज लकड़ी के एक ऐसे लंबे एक तख्ते पर डिपेंड होता बना हुआ होता है। मतलब लकड़ी का एक ऐसा लंबा एक ब्लॉक लेंगे, एक लंबी एक लंबा सा एक तख्ता जो है वो आपको लेना है, और इस लकड़ी के इस तख्ते के ऊपर 3 मेटल स्ट्रिप्स हम लोग लेंगे। एक मेटल स्ट्रिप यहाँ लेंगे ऐसे लेफ़्ट साइड में, तो मान लो कि ये एल शेप में हमने ये इस तरह से लिए, तो ये एक मेटल स्ट्रिप है, और इसको यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर ऐसे 2 अलग अलग स्क्रू के ज़रिए इसको कस दिया जाता है। यानी ये हिल नहीं सकती है, बल्कि ये इस लकड़ी के तख्ते के ऊपर ये फिट करी हुई है। सेम इसका मिरर इमेज एक मेटल स्ट्रिप हम लोग यहाँ लेंगे राइट साइड में ऐसे, ठीक है, और इसको भी हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देंगे, एक स्क्रू यहाँ लगाकर और एक स्क्रू यहाँ लगाकर। तो अब ये 2 स्ट्रिप्स हो गए, दोनों भी एल शेप में है और वो बिल्कुल ऐसे मिरर इमेज जैसे अंदाज में इनको लगा दिए। एक तीसरी मेटल स्ट्रिप हम लोग यहाँ लगाएंगे इस जगह पर बीच में, और यहाँ पर इसमें ऐसे 3 अलग अलग स्ट्रिप 3 अलग अलग स्क्रू उसमें लगे हुए रहेंगे। तो ये बीच वाली एक मेटल स्ट्रिप है। आप देखिए कि ये 3 अलग अलग मेटल स्ट्रिप्स को इस तरह से जोड़ा गया कि इसमें 2 जगह पे गैप नज़र आना चाहिए, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। ओके, तो अब आप देखिए इसके बाद आगे हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो पॉइंट है ये मान लो ए है, और ये वाला जो पॉइंट है ये बी है। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम एक लंबा मेटल वायर जो है वो जोड़ेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऐसा सीधा लंबा वायर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ऐसा जोड़ा जाएगा, और इसी के साथ में यहाँ पर एक स्केल लगी हुई रहेगी ए से लेकर बी तक। उस स्केल का 0 मार्क यहाँ होगा पॉइंट ए पर, और 100 सेंटीमीटर वाला मार्क पॉइंट बी पर होगा। मतलब ये कि ए से लेकर बी तक जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर लंबा वायर है। और क्योंकि ये वायर 1 मीटर लंबा है, इसीलिए इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को ही मीटर ब्रिज बोल दिया जाता। इसका जो नाम मीटर ब्रिज है वो इसीलिए है क्योंकि इसमें हम 1 मीटर लंबा वायर यूज़ करते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी इसकी। ठीक है, चलो अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन 2 लोगों के बीच में हमको एक पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ लूँगा, यानी पॉइंट ए के साथ में मैं पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ूंगा, और निगेटिव टर्मिनल जो है वो पॉइंट बी के साथ जोड़ूंगा। लेकिन मुझे ये पोटेंशियल को चेंज भी करना है। मतलब इसका अलग अलग रीडिंग लेने के लिए मुझे इसका पोटेंशियल चेंज करना है। तो इसका पोटेंशियल चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाना है। ये जो चीज़ है तो आप लोग याद रखो, ये एक रियोस्टेट है जिसके ज़रिए हम पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। मतलब फ्रॉम 0 टू जो भी हम वैल्यू तक जितनी भी रीडिंग्स हमको लेना है, नोट करना है, वो सारी रीडिंग्स हम इसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं, इसका वोल्टेज जो है। तो ओके, ये हो गया। साथ ही साथ इसको ऑन और ऑफ करना है, तो यहाँ पर आप इस जगह पर एक की लगा सकते हो, इस जगह पर। ओके, तो यहाँ पर इस जगह पर ये एक की लगी हुई है। जब आप इसको क्लोज करेंगे, मतलब जब इसको आप शुरू करोगे, तो इसमें से करंट पास होगा। ठीक है, अब आप एक और चीज़ देखिए, हम लेफ्ट गैप में, मतलब इस जगह पर ये जो 2 टर्मिनल यहाँ पर है, इनके बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो कि मान लो कि अननोन रेजिस्टेंस है। मतलब इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। सपोज करो
कि एक अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस हमने ये लेफ्ट गैप में, ये वाला जो है ये लेफ्ट गैप है, तो लेफ्ट गैप के अंदर हमने अननोन रेजिस्टेंस लगा दिए, और ये जो राइट गैप है यहाँ पर हम एक नॉन वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाएंगे। मतलब ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी हमको वैल्यू पता होगी। आमतौर पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता, और वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके ज़रिए हमको पता होता है कि यहाँ कौन सा, यानी कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस हमने इसमें लगाए हैं। ओके, अब आखिरी चीज़ आप देखो, ये जो बीच वाला जो टर्मिनल है इसको हम पॉइंट सी कहेंगे, आप इसको सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हो। ओके, ये जो पॉइंट सी है यहाँ से हम लोग एक वायर निकालेंगे, एक वायर यानी कनेक्ट करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे एक गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है वो हमारे हाथ में ओपन वायर रहेगा। इस वायर को जॉकी कहते हैं। ये वर्ड आप याद रखिए, जॉकी। आप याद रखो जॉकी का वैसे जो लिटरेचर में यानी इंग्लिश लिटरेचर के लिहाज से अगर आप उसका मीनिंग देखोगे तो जॉकी का मतलब होता है वो आदमी जो हॉर्स रेसिंग में घोड़े को जो दौड़ाने का जो काम करता है उसको, यानी हॉर्स राइडर जो होता है जो रेसिंग के लिए यूज़ करता है, घोड़े को दौड़ाता है, उसको जॉकी कहते हैं। तो यहाँ पर इस वायर को भी जॉकी कहेंगे, क्योंकि बेसिकली ये वायर किसी एक जगह पे फिक्स नहीं रखना है बल्कि इसको मूव करना है। अब कहाँ मूव करना है तो आप देखो, सबसे पहले इस जॉकी वाले वायर को पॉइंट ए पे टच करेंगे। जब आप उसको पॉइंट ए पे टच करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता देगा, यानी कोई भी एक साइड में, मान लो कि इसने पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दिया। फिर आप क्या करो कि ये जॉकी वाले वायर को यहाँ से उठाकर पॉइंट बी पे रख दो, तो वो बिल्कुल नेगेटिव साइड में चला जाएगा। अगर वो पहले पॉजिटिव गया था अब एकदम नेगेटिव चले जाएगा डिफ्लेक्शन उसका। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ओके हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे और इसका करना क्या है ना, किस तरीके से इसकी रीडिंग नोट करेंगे, तो वो आप लोग देखो। सबसे पहले हम जॉकी को पॉइंट ए पे टच करेंगे और देखेंगे कि इसने कितनी रीडिंग बताया। जाहिर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता देगा। फिर हम जॉकी को धीरे धीरे इधर सरकाते जाएंगे। जब आप इसको सरकाते जाओगे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, और मान लो कि आपने इसको टच करते करते इस जगह पे लेकर आए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। मान लो मैं इस पॉइंट का नाम एन रख देता हूं, और ये जो वायर है तो ये हमारा जॉकी है। ओके, तो जॉकी को जब आप पॉइंट ए पे रखोगे उस वक्त ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा। फिर जब आप जॉकी को इधर सरकाना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे इधर सरकाओगे वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा, यहां तक के पॉइंट एन पर उसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो जैसी पॉइंट एन पर उसका डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है ये अब बैलेंस्ड हो गया है। यानी बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो आपको उस वक्त मिलेगी जब आप पॉइंट एन पर पहुंचेंगे। ये पॉइंट एन कहीं तो भी हो सकता है, पॉइंट ए और बी के दरमियान में। ओके, दरमियान का मतलब बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट नहीं है, वो एनीवेयर यानी बीच में कहीं भी हो सकता है इस जगह पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ स्केल, मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ एक स्केल लगी हुई है, तो उस स्केल के जरिए हम पॉइंट ए से लेकर एन तक का डिस्टेंस नोट कर लेंगे। हमको दिख ही जाएगा कि पॉइंट एन हमको कौन से डिस्टेंस में मिला है। अब आप गौर से देखना, ये वाली साइड में ऊपर डिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस x है, तो उसके लिए ये जो लेंथ हमको मिली हम इसका नाम रख देंगे Lx। ओके, Lx का मतलब रहेगा बैलेंसिंग लेंथ फॉर x। ओके, इसका डेफिनेटली मतलब यह होगा कि यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है ये r के नीचे है, इसलिए हमको इसका नाम रखना पड़ेगा Lr। तो Lr का मतलब रहेगा बैलेंसिंग लेंथ फॉर r, और Lx का मतलब रहेगा बैलेंसिंग लेंथ फॉर x। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना जो सेटअप है, इतनी ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो वायर है वो 1 मीटर वायर, लंबा वायर है। ओके, इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ए से लेकर बी तक 1 मीटर लंबा वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है। लेकिन ए से लेकर बी तक के बीच में हमको एक एन पॉइंट मिला जहाँ पर ये बैलेंस हो गया था, उसको हम नल पॉइंट बोलने वाले हैं। ओके, या बैलेंसिंग पॉइंट बोलने वाले हैं, तो या न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट, अलग अलग नाम उसके बोल सकते हैं। सबसे आसान नाम है नल पॉइंट। तो एन जो है वो नल पॉइंट है। तो नल पॉइंट को अगर कंसीडर किया जाए तो हम इसको, ये ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए से लेकर एन तक प्लस एन से लेकर बी तक, और ये दोनों मिलाकर 100 सेंटीमीटर है। ओके, ए से लेकर एन और एन से लेकर बी तक, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। और अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो। ए एन की वैल्यू जो है डेफिनेटली वो कितनी है Lx, और एन बी की वैल्यू जो है वो है Lr। तो Lx प्लस Lr इज इक्वल टू कितना आ गया
100, अब आप एल आर को उधर शिफ्ट कर दो तो आपको एल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस एल आर। चलो ठीक है, मतलब आपने ये वाली जो अननोन रेजिस्टेंस की जो लेंथ थी उसको आपने एल आर के रूप में कन्वर्ट कर दिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होगी। मैं ये फॉर्मूले को किसी एक जगह पे नोट करके यहीं रन देते हैं उसको, ये आप ध्यान में रखिए। अब सवाल ये है कि अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि ये जो मीटर ब्रिज जो हमने बनाया, ये मीटर ब्रिज बेसिकली व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क पर बेस्ड है। तो हमको यहाँ पर व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क भी नज़र आना चाहिए। ओके, तो वो बिल्कुल आपको अभी नज़र आएगा। मैं अब आपको जिस तरीके से बताने वाला हूँ उस तरीके से आप गौर से मेरे साथ साथ देखते जाइए। देखिए, हम शुरुआत किए थे पॉइंट ए से, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा एक सर्किट। ये मान लो पॉइंट ए है। अब आप गौर से देखना, पॉइंट ए के बाद अगला पॉइंट आया सी, और ए और सी के बीच में आप देखो ये पूरे रास्ते के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है एक्स है। इसका मतलब मैं पॉइंट ए से निकलकर यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाऊंगा और इस जगह पर मैं लिखूंगा पॉइंट सी, और ये वाली रेजिस्टेंस होगी एक्स। ओके, अब मैं पॉइंट सी तक चला गया, ए से निकले एक्स तक, सी तक आ गए। अब सी से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पॉइंट बी तक जाना है। तो आप देखो सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो कि आर है, तो मैं यहां से एक रेजिस्टेंस बना देता हूं इस जगह पर। ये वाला पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं। अब आप लोग गौर से देखो, पॉइंट ए और बी के बीच में एक पॉइंट एन है। तो हम एक काम करेंगे, ए और बी के बीच में एक पॉइंट एन है, तो मैं उस एन पॉइंट को यहां बना देता हूं और ए से लेकर एन तक मैं जोड़ देता, फिर बाद में एन से लेकर बी तक जोड़ देता हूं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना डिज़ाइन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, आप लोगों ने 11 क्लास के अंदर या बल्कि 10 क्लास के अंदर भी ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, और ओम्स लॉ के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ आपने ये पढ़ी होगी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। आप याद रखो, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस हमेशा उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी लेंथ के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब ये है कि ए से लेकर एन तक, मतलब ये जो एल एक्स है, तो एल एक्स लंबाई वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस इसी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो इसका मतलब इस एल एक्स को यानी लंबाई को, लेंथ को आप एज ए रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, ए से लेकर एन के बीच में जो लेंथ है एल एक्स है, उसको लेंथ की बजाय रेजिस्टेंस के तौर पे हम कंसीडर करेंगे। तो मान लो यहां पर एक रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू है एल एक्स। ओके, हालांकि एल एक्स लेंथ है, लंबाई है, लेकिन हम उसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेम कहानी रिपीट होगी एन और बी के दरमियान। एन और बी के दरमियान की जो लेंथ है वो एल आर है, लेकिन ये एल आर यहाँ के रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो मैं उसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पे बता देता हूँ, ये हो गया एल आर। ओके, अब आप अगली चीज़ देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक बैटरी जोड़ी गई है, तो मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी इनके बीच में एक बैटरी जोड़ूंगा। ये मैंने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया। ओके, इसके बाद और एक चीज़ देखो आप लोग, पॉइंट सी और पॉइंट एन के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। सी और एन के बीच में, ये सी है और ये एन है, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। अब आप गौर से देखो, इस सर्किट को देखकर मैंने ये वाला सर्किट तैयार किया और आपने इसको रिकॉल कर लिए होंगे, ये हमारा व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है। ओके, जो लास्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, बल्कि हमने तो इसके सारे प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व किए हैं। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखिए कि ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बेसिकली ये ऐसा है, यानी हम इसकी बेस पर हमने ये डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, तो फिर ये दोनों सेम हुए, इसीलिए इसको व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क के नाम पर से ही व्हेटस्टोन मीटर ब्रिज बोला जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, ये जो सर्किट है इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या थी? तो बैलेंसिंग कंडीशन ये थी कि गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में ये दो लोग हैं, इनका रेशो इज इक्वल टू ये राइट साइड में जो दो लोग हैं इनका रेशो। मतलब बैलेंसिंग कंडीशन ये थी कि इधर ऊपर वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नीचे वाला रेजिस्टेंस, मतलब x अपॉन एल एक्स
इज इक्वल टू राइट साइड वाले रेजिस्टेंस आर अपॉन एल आर, तो यह आ जाएगा आर अपॉन एल आर, यहाँ पर आर अपॉन एल आर। ये हमारी बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला आ गया इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। और ये हमने कहाँ से लाया? जो व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क जो था हमारा, उसकी बैलेंसिंग कंडीशन के फॉर्मूले पर से। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा फॉर्मूला जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला जो अभी हमने देखा कि x अपॉन एल एक्स इक्वल टू आर अपॉन एल आर, हमारा टारगेट यहाँ पर था टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस, यानी हमारे को यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जो है x वो मालूम करना था। तो उसकी वैल्यू हमको मिल गई x अपॉन एल एक्स इक्वल टू आर अपॉन एल आर। हम एल एक्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, यह आ जाएगा एल एक्स अपॉन एल आर इंटू आर। लेकिन एल आर की वैल्यू जो है आप उसको ये फॉर्मूले पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखो एल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी 100 माइनस एल एक्स। जैसे एल एक्स की वैल्यू आई थी 100 माइनस एल आर, वैसे एल आर की वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस एल एक्स। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर की जगह पर आप ले सकते हैं 100 माइनस एल एक्स इंटू आर। अब आप गौर से देखो इस फॉर्मूले के अंदर R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकला हुआ रेजिस्टेंस है जो हमको पता है, एल एक्स जो है वो अननोन रेजिस्टेंस x के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। तो एल एक्स भी हमको मालूम पड़ गया, यानी बाय एक्सपेरिमेंट वो स्केल के जरिए, और R जो है वो ऑलरेडी हमको पता था। इसका मतलब यह है कि ये सारी वैल्यूज यानी R और एल एक्स की वैल्यूज इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम व्हेटस्टोन मीटर ब्रिज को यूज करके कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आज के लेक्चर का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है केल्विन्स मेथड। ओके, अब केल्विन्स मेथड क्या चीज़ है तो उसको समझ लो एक बार। एक्चुअली केल्विन्स मेथड जो है वो व्हेटस्टोन मीटर ब्रिज जो है उसको यूज़ करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम करना होता है। यानी अगर हमको गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस मालूम करना है तो हम मीटर ब्रिज को यूज़ करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक सेंटेंस में अगर इसको बोलना हो तो व्हाट इज केल्विन्स मेथड? केल्विन्स मेथड इज द मेथड टू डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। यानी मीटर ब्रिज को इस्तेमाल करके गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करना। अब देखिए केल्विन्स मेथड में एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, तो आइए सबसे पहले तो आप उसको जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग देखिए, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि मीटर ब्रिज बेसिकली लकड़ी का एक ऐसा लंबा तख्ता है। ओके, इस तख्ते के ऊपर दो मेटल स्ट्रिप्स हैं, तीन मेटल स्ट्रिप्स हैं, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है ऐसे, और एक दरमियान में है। ओके, तो ये तीन अलग अलग मेटल स्ट्रिप्स हैं जिनको कुछ ऐसा डिज़ाइन किया, कुछ ऐसे लगाए इसके ऊपर फिट किए कि इसमें दो अलग अलग गैप्स जो है वो बने हैं, लेफ़्ट गैप और राइट गैप। ओके, और अब हम एक काम करेंगे, यहाँ का जो पॉइंट ए है यहाँ से हम लोग एक ऐसा लंबा वायर लेंगे पॉइंट बी तक। ये वायर 1 मीटर लंबा रहेगा जैसा कि अभी हमने देखा था। यहाँ पर इस जगह पर एक पॉइंट सी है। अब आप देखिए कि हमको करना क्या है इसमें। सबसे पहले हम ये जो लेफ्ट गैप है इसमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे, यानी इस जगह पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाएगा जिसकी हमको रेजिस्टेंस मालूम करना है। हमारा टारगेट यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम करना है। ओके, उसको हम लेफ्ट गैप में जोड़ देंगे, और ये जो राइट गैप है यहाँ पर हम जोड़ देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसमें से एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस हम सिलेक्ट करेंगे। यानी ये जो आर है बेसिकली ये कौन है? नॉन वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू हमको पता रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को पहले गैप में जोड़ दिए, दूसरे गैप के अंदर नॉन वैल्यू वाला रेजिस्टेंस जोड़ दिए। अब हम लोग पॉइंट सी में से डायरेक्ट जॉकी निकाल देंगे, मतलब ये जो वायर है जॉकी ये यहाँ से जोड़ देंगे। पहले हमने उसको गैल्वेनोमीटर में से निकाला था यहाँ कनेक्ट करके, लेकिन अब हम पॉइंट सी से जॉकी को डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम पॉइंट ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल जो है वो लगाना है हमको। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए हम बैटरी यूज़ करेंगे।
उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक की होगी, और पोटेंशियल चेंज करना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक रेओस्टेट इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आप देखो, शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले इस जॉकी को पॉइंट ए पे टच करेंगे। जैसे इसको टच करेंगे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा। फिर आप जॉकी को धीरे धीरे इसके ऊपर सरकाते जाएंगे। आप देखोगे कि सरकाते सरकाते मान लो कि आपने उसको इस पॉइंट पे टच किए, यानी पॉइंट एन पर, तो जैसे जैसे आप इसको सरकाते जाओगे वैसे वैसे ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कम होती जाएगी, यहां तक कि पॉइंट एन पर उसकी रीडिंग 0 हो जाएगी। जैसे ही उसकी रीडिंग 0 होगी हम उस जगह पे रुक जाएंगे और वो हमारा नल पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो ये एन हमने बाय एक्सपेरिमेंट हमने उसको किया और एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने एन पॉइंट मालूम कर लिए। अब आपको मालूम है कि पॉइंट ए से बी तक यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी हुई है, तो हम ये देखेंगे कि ए से लेकर एन तक जो टोटल फासला है वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर एन तक की लेंथ गिन लेंगे। मान लो कि उसकी वैल्यू एल जी है। एल सफिक्स जी का मतलब है जी के लिए बैलेंसिंग लेंथ, यानी बैलेंसिंग लेंथ फॉर जी गैल्वेनोमीटर। उसी तरह से एन से लेकर बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर के लिए बैलेंसिंग लेंथ है, हम उसको एल आर कह देंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको बोलते हैं कैल्विन्स एक्सपेरिमेंट, यानी दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर कैल्विन्स मेथड। कैल्विन का एक्सपेरिमेंट है, ये कैल्विन का तजुर्बा है जिसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करने वाले हैं। ओके, अब आप देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि मीटर ब्रिज के अंदर अगर बैलेंसिंग कंडीशन लेना है, और यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन आ गई क्योंकि ये हमारा नल पॉइंट है, मतलब ये 0 करंट बताया इसने। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग कंडीशन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और वो क्या था, इस जॉकी के लेफ्ट साइड वाला जो रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस, इनका रेशो इज इक्वल टू राइट साइड में ऊपर वाला रेजिस्टेंस अपॉन नीचे वाला रेजिस्टेंस। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है जी, और इसका रेशो लेंगे एल जी के साथ में, इज इक्वल टू राइट साइड वाला रेजिस्टेंस है आर, और उसका रेशो लेंगे उसकी लेंथ के साथ में। तो जी अपॉन एल जी इक्वल टू आर अपॉन एल आर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक ध्यान में आ गया होगा। चलो, अब हम ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इस पर से इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं। मतलब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमको जी कैलकुलेट करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। एल जी को शिफ्ट कर दो उधर, यह आ जाएगा जी इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर इंटू आर। और अब यहाँ पर आप एल आर जो है उसकी वैल्यू जो है वो एल जी के रूप में लिख सकते हो। यह आ जाएगा जी इज इक्वल टू एल जी अपॉन, और आपको पता है कि एल जी प्लस एल आर जो है वो 100 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब एल आर की वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस एल जी। तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 माइनस एल जी और मल्टीप्लाइड बाय आर। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस यानी कैपिटल जी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग कैल्विन्स मेथड। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। अभी हमने व्हेटस्टोन मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट देखा और उसके बाद हमने कैल्विन्स मेथड भी देखा। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर्स हैं, अब हमको उसके बारे में बात करना है। आप देखिए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर तीन पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो एरर इसमें हो सकता है वो ये है कि ये जो मेटल वायर आपने यूज़ किए ए से लेकर बी तक, तो हो सकता है कि वो मेटल वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो एक जैसा ना हो, मतलब यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका नहीं हो सकता है। अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर उसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा। ओके, तो इसकी वजह से जो कैलकुलेशंस हमारे होंगे उसमें एरर आएगा। ये था मतलब पहला सोर्स ऑफ एरर। और क्या पॉइंट हुआ कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए बी कैन नॉट इज नॉट यूनिफॉर्म, मे नॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो वो यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें एरर आएगा। दूसरा जो सोर्स ऑफ एरर इसमें हो सकता है वो होगा कि यहाँ पर हमने ये जो मेटल वायर है इसको हमने पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर उसको अटैच किया है। कई मरतबा उसको सोल्डर कर दिया जाता, मतलब उसको एक्चुअली सोल्डर ही किया जाता,
मतलब एक तरह से उसकी वेल्डिंग कर दी जाती है यहाँ पर। तो होता ये है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, वायर में से करंट वगैरह पास करते हैं, तो ये जो दोनों जो पॉइंट है वहाँ पर कांटेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता। और वो जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस जो वहाँ डेवलप होता है जनरली मतलब उसको हम कंसीडर ही नहीं करते या कंसीडर कर ही नहीं सकते, बराबर है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है एरर पैदा करने की। इसके अलावा इसके अंदर एक और एरर जो है वो हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली पर्सनल टाइप का एरर रहेगा, मतलब ह्यूमन जो हम लोग जो इंसान इसको कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ये जो नल पॉइंट है इसका मेजरमेंट लेने में थोड़ी सी जिसको हम क्या बोलेंगे कि प्रीकॉशन नहीं लेते, हम उसको सही ढंग से नहीं नोट करते। जैसे मान लो ओरिजिनल जो रीडिंग है वो सपोज करो कि 46 सेंटीमीटर है और किसी ने उसको कोई एक साइड से देख लिया या कोई दूसरे साइड से देख लिया, तो हो सकता है वो उसको 45 सेंटीमीटर या 45.8 सेंटीमीटर इस तरह से कुछ नोट कर ले। मतलब ओरिजिनल वैल्यू को ना नोट करते हुए वो कोई और वैल्यू उसकी वो अगर नोट कर लेता है तो उस वजह से भी मतलब यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो 3 सोर्सेज ऑफ एरर्स इसके अंदर हैं। पहला है कि क्रॉस सेक्शन जो है वायर का, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, यानी अगर वायर ए बी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तो एरर आएगा। दूसरा, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है इसमें हमने वायर को सोल्डर किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से मतलब हमारे रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के अंदर एरर आने वाला है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो LX है, मतलब ये जो लेंथ हम LX या जो LR है, इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आमतौर पे नहीं किए जाते या गलती हो जाती है पर्सन टू पर्सन, जिसकी वजह से भी एरर आ जाते हैं। अब सवाल ये आएगा कि ये एरर्स को हम दूर कैसे करेंगे। तो इनको दूर करने का जो है ना, इनको मिनिमाइज करने का, दूर तो नहीं कर सकते एरर्स को, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए जो हम अलग अलग जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए उनमें से एक तरीका ये है कि ये जो जॉकी है, अक्सर करके बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जॉकी को पॉइंट ए पर रखने के बाद उसको ऐसा रगड़ते हुए लेके जाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज ताकत से ऐसा घसते हुए उसको लेके चले जाते हैं। अब आप देखिए कि जॉकी को जब आप इसके ऊपर ऐसा घसते हुए लेके जाओगे, और जॉकी के बारे में आप याद रखिए उसके अंदर एकदम ऐसा शार्प ऐसा पॉइंटर जैसा होता है, ओके। और इसीलिए जब आप उसको इसके ऊपर घसते हुए लेके जाओगे तो होगा ये कि ये वायर जो है ये ऐसा घिसते जाएगा, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से उसका जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बदल जाएगी। तो ये जो चीज़ है रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो उसका चेंज हो जाएगा और एरर आना शुरू हो जाएगा उसमें। इसलिए एक्सपेरिमेंट के दौरान जॉकी को इसके ऊपर सिर्फ आपको टैप करना है, घिसना नहीं है, मतलब उसको ऐसा रगड़ते हुए नहीं ले जाना है, बल्कि उसको धीरे धीरे करके टैप करना है। ये एक प्रिकॉशन आपको लेना है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, ओके। अब दूसरी जो प्रिकॉशन आपको लेना है इसके अंदर वो ये है कि आप रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पर इस जगह पर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस लेंगे, यानी ऐसा रेजिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे कि नल पॉइंट जो है वो यहाँ जो स्केल लगी हुई है तो उसमें 33 सेंटीमीटर से इधर और 66 सेंटीमीटर के इधर हो। मतलब मान लो ये 33 सेंटीमीटर है और इधर से ये 66 सेंटीमीटर है, ओके। तो इन दो के दरमियान में नल पॉइंट को कहीं भी लाएंगे, हम एकदम ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएंगे, 33 से नीचे लाने की कोशिश नहीं करेंगे, 66 के आगे ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि यहाँ आर ऐसा सिलेक्ट किया जाए कि हमारा नल पॉइंट मोर देन 33 और लेस देन 66 हो, यानी ये मिडिल पोर्शन में वो आना चाहिए। अगर ये मिडिल पोर्शन में अगर वो आता है, ओके, तो हमारी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाली होगी। लेकिन अगर नल पॉइंट लेस देन 33 आता है या मोर देन 66 आता है तो फिर एरर के आने के, यानी जो रिलेटिव एरर जो आएगा उसके आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। जो परसेंटेज एरर आएगा वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा अगर नल पॉइंट ये पॉइंट को क्रॉस करके इधर आता है या इस पॉइंट को क्रॉस करके इधर आता है तो, ओके। तो यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट क्या लेना है, कैसे मिनिमाइज करोगे, नल पॉइंट शुड बी बिटवीन 33 एंड 66,
इन दो पॉइंट्स के बीच में वो होना चाहिए। अब जाहिर है 33 और 66 के बीच का मतलब ये रहेगा, अब 33 के आगे वाला नंबर होगा 34, तो 34 से लेकर 65 तक चलेगा। ओके, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपको उसको लेना है। तो ये था मामला रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने का, और उसका ये मेथड। एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम यहाँ पर मतलब एरर को और ज़्यादा कम मिनिमाइज कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि हम कुछ रीडिंग्स जो हैं, मतलब मान लो अगर आपने इसमें 3 रीडिंग लेना है, तो 3 रीडिंग्स आप पहले इस तरीके से लो जैसे आपको अभी दिख रहा है एक्सपेरिमेंट्स, जैसे ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, इस हालत में आप 3 रीडिंग्स ले लो। फिर आप क्या करो, x को ये गैप में लगा दो और r को ये गैप में लगा दो, यानी इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे उसके बाद फिर से आप 3 रीडिंग नोट कर लो। तो इस तरह से अगर आपने x और r मतलब अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स, इन दो लोगों को अगर आपने इंटरचेंज करके अलग अलग रीडिंग्स अगर आप नोट करते हैं, तो भी एरर की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाएगी और वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये थे व्हेटस्टोन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट और केल्विन्स मेथड का जो एक्सपेरिमेंट है, इन दोनों में मिलने वाले सोर्सेज ऑफ एरर्स और उनको मिनिमाइज करने की टेक्निक, यानी किस तरीके से हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा जो आज का जो एक्सपेरिमेंटल जो हमने जो कुछ भी डिस्कस किए, जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अभी आया, वो सब आपको समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, थैंक यू।